आज की चर्चा। 22 जुलाई बुधवार का दिन। आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। बुधवार के दिन हम लेकर आते हैं एक स्वास्थ्य की ऐसी समस्या जो आए दिन हम में से कईयों को ये भुगतना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं 28 जुलाई को मनाया जाएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसी पर आधारित आज का ये कार्यक्रम। और आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर त्रिलोक गुलाब जी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर गुलाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार आप सभी लोगों को। आपको ये भी बताते चले, तकनीक पर आज हमारे साथ जुड़ेंगे कादिया जी, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट रहेगी उरुसा और हमारे प्रोड्यूसर रहेंगी रत्नमाला मंगरू जी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आधारित इस कार्यक्रम के साथ। और डॉक्टर जी, हम पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो 28 जुलाई को मनाया जाएगा, तो ये क्यों मनाया जाता है और उसका विशेष महत्व क्या है? जैसे सब लोग जानते हैं, हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है जी। तो उस दिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था बारूच ब्लूमबर्ग, उसका जन्मदिन हुआ था। ये वही आदमी है जिसने हेपेटाइटिस को डिस्कवर किया था और उसके वैक्सीन के क्रिएशन में बहुत योगदान था उसका। तो उस दिन के उसके जन्मदिन मनाने के अवसर पर तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिन मनाया जाता है। तो हाँ जी, इस दिन का उद्देश्य है लोगों में हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच करवाना, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना और हेपेटाइटिस से होने वाली मौत को कम करना। मॉरिशस में अभी एक कैंपेन चल रहा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सहयोग से हो रहा है। उसका जो है हेपेटाइटिस सी को 2030 तक एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो हेपेटाइटिस सी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है वो अभी चल रहा है हमारे 5 हॉस्पिटल में। तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बहुत सहयोग हो रहा है। बहुत ही बड़ा योगदान है। ओके, तो यानी ऐसा एक माना जाता है कि 2030 तक उसे इराडिकेट करना। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ा योग है, बहुत ही बड़ा योगदान है और बहुत ही बड़ा कार्य है जिसमें हमारा बिल्कुल हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय जुड़ी हुई है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे विशेषज्ञ इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। और बिल्कुल चलिए जानते हैं हेपेटाइटिस जो है वो कौन सा रोग है, किस अंग से जुड़ा हुआ रोग है और इसका मतलब क्या है? हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में सूजन होना, इन्फ्लामेशन होना। इसके 5 मुख्य प्रकार होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सब इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होते हैं। और इसके कारण क्या है डॉक्टर जी? इसका कारण है क्योंकि ये दोनों क्रॉनिक हो जाते हैं, उसके लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, उसे जो लोग पीड़ित होते हैं उन्हें उम्र भर एक मेडिकेशन लेना चाहिए हर रोज़। और जो हेपेटाइटिस सी है, अभी जैसे मैंने बताया पहले, उसका एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, तो इसका अभी इलाज हो रहा है। अच्छा। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। अच्छा। तो उन्हें ज़्यादातर ये बीमारी जब लगती है तो हमें बाद में पता चलता है, तो कॉम्प्लिकेशन से पता चलता है। मतलब वो बहुत धीरे धीरे करते हुए बढ़ता है। तो डॉक्टर जी, जब शुरुआत में हेपेटाइटिस होता है तो उसके लक्षण क्या है? पता कैसे चलता है कि एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है? हेपेटाइटिस भी इसे साइलेंट किलर करते हैं। अच्छा। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके लक्षण बहुत कम होते हैं। अच्छा। पता चलता है जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगता है। तो बीमारी होती हैं जैसे फैटिग होता है,
पुआ पेटाइट होता है, फीवर होता है जो अनएक्सप्लेन होता है। फीवर होता है, आता है जाता है, एक हफ्ते में 2-3 बार आता है। आप डॉक्टर दिखाते हैं, वो कहते हैं ज़ुकाम है, कुछ है, दवाई देते हैं लेकिन कम नहीं होता है। जांच करने पर तब पता चलता है कि हेपेटाइटिस हो जाता है, यानी कंटिन्यूअसली वो बढ़ता जाता और एक है। और एक विशेष जो साइंस होता है वो है आँखों का पीलापन होना, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। तो ये लोग जब जॉन्डिस हो जाते हैं, जो होते हैं, तो पता चलता है कि हाँ, लिवर में अभी सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। अच्छा। तो देखना चाहिए किस प्रकार क्यों हो रहा है। तो ऐसे चलता है, ओके। पता और चलता है। डॉक्टर जी, यहाँ मॉरिशस में सबसे ज़्यादा अधिक कौन से हेपेटाइटिस पाए जाते हैं? मॉरिशस में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ज़्यादा पाया जाता है। ओके। पाया जाता है। तो अगर स्टैटिस्टिक करें तो मॉरिशस में लगभग 10,000 से 15,000 लोगों को अब ये बीमारी होती है। 10,000 से 15,000। 15,000 होते हैं। और जो लोग होते हैं जो हेपेटाइटिस बी होते हैं पेशेंट, उनको जैसे मैंने बताया था पहले, उनको उम्र भर ये एक दवाई लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बीमारी को जानते हैं, सिविरिटी को जानते हैं और समझ जाते हैं कि उनको दवाई लेना पड़ेगा क्योंकि उसका ताकि कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शुरू करते हैं लेकिन बाद में छोड़ देते हैं, मतलब बहुत केयरलेसली उसे छोड़ देते हैं। हाँ, अभी जब से मैंने शुरू में बताया था हेपेटाइटिस सी में जो कैंपेन चल रहा है, तो हम जगह जगह जाते हैं, उसका अवेयरनेस करते हैं, बताते हैं लोगों को जांच करो। ज़्यादातर IVDA में ये पाया जाता है। तो हम क्या कहते हैं, हम जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि टेस्ट करो। अभी रैपिड टेस्ट भी हो रहा है। हम मेथाडोन सेंटर्स में जाते हैं, हम प्रिजन वार्ड में जाते हैं, हम डिटेंशन सेल में जाते हैं, वहाँ पर भी जांच कराते हैं। तो एक तरह से ये एक तरह से नियंत्रण लाने के लिए कि ये फैले नहीं, ये जैसे रुक जाए बीच में ही। और जैसे आपने बताया कि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो बिल्कुल डॉक्टर जी, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस का जो रोग है वो फैलता कैसे है? ये संक्रमित खून, असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित सुई, और जो लोग जिन लोगों ने 1997 से पहले खून लगाया था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था, ये माँ से बच्चों पर भी माँ से बच्चों तक भी हो सकता मतलब है। माँ से ट्रांसमिट होता है। माँ पीड़ित है तो बच्चों में भी जा सकती है। मतलब ये ट्रांसमिट होता है उसमें। ओके। तो ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। तो डॉक्टर जी, यहाँ पर ये भी मैं पूछना चाहूँगी, आजकल हम मॉडर्नाइजेशन के साथ, और आजकल ट्रेंड है टैटू लगाने का, और जैसे इंजेक्ट करते हैं कुछ लोग, जो नशाखोरी करते हैं वे लोग सुइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये भी एक तरह से ये रोग फैलाने में कोई ये रोग, अगर सुई या टैटू के उपकरण संक्रमित हों या असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने जाएं तो ये हो सकते हैं। अच्छा। तो अगर जैसे मैं बताऊंगा, अगर एक आदमी जाता है, मैंने पहले बताया था कि ये रोग पता नहीं चलता है अगर जांच नहीं करो। अगर वो एक आदमी जो पहले से इन्फेक्टेड था, वो गया वहाँ पर, उन्होंने टैटू किया, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो संक्रमित है, तो अगर ये अच्छी तरह उसका सुई जो इस्तेमाल किया, अगर फिर से एक दूसरे आदमी पर इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि वो पीड़ित हो जाए, मतलब उनको लग सके, उनको ट्रांसमिट हो सके। यानी मतलब जो लोग टैटू करवाने जाते हैं, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ करवाते हैं। और जैसे जो टैटू करते हैं, जो लोग टैटू करते हैं, उन लोगों को भी इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब वे किसी का टैटू करते हैं। तो डॉक्टर जी, क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग टैटू करते हैं या जिनके स्टूडियोज़ हैं टैटू के लिए, तो क्या उनको या जो लोग आते हैं उनको पूछना ज़रूरी हो जाता है? पूछना ज़रूरी है, और ध्यान दें कि वो जब टैटू लगा रहे हैं तो वो सुई
उसका जो जब Needle तोड़ते है, हैं, हाँ, जब तोड़ते हैं जो देखना चाहिए कि वो नई सुई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टेराइज करने के बाद जो सुई वो ठीक नहीं होता है, वो कई बार उसमें भी स्टेराइजेशन जो है वो 100% निकाल नहीं सकते, मतलब उसके माइक्रोब्स जो हैं जो है वो 30 या 1 घंटे तक स्टेराइज करना चाहिए, लेकिन जो लोग करते हैं वहाँ तो वो अच्छी तरह से वो नहीं, हो सकता है कि अगर कहीं पर भी आपने ढील दे दी तो ये किसी और को लग सकता है। और बिल्कुल जो इंसान को हेपेटाइटिस की बीमारी नहीं है पर टैटू लगवाया तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। अगर उससे पहले अगर किसी को हेपेटाइटिस रहा हो वही सुई का इस्तेमाल अगर आप पर किया जाए तो हो सकता है। और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि सिम्टम्स ना भी दिखाई दे, वो बहुत धीरे धीरे डेवलप होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जी ने बताया कि साइलेंट किलर है, तो डॉक्टर जी हेपेटाइटिस सी को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? साइलेंट किलर इसे कहते हैं क्योंकि जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाता है। अच्छा। ये 5 या 10 साल पहले हो चुके होते हैं, मतलब इतने टाइम के बाद आपको हाँ, पता तो चलता है। कॉम्प्लिकेशन से जाना जाता है। Okay. उसके बाद जांच किया, अगर एक आदमी हॉस्पिटल में आया तो उसका जो सर्जरी चल रहा है तो अभी टेस्ट किया, फिर पता चलता है उसको हेपेटाइटिस सी है, तो अभी उसका वायरल लोड सब करना अभी शुरू करेंगे उसका ट्रीटमेंट, तो देर हो जाता है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हेमाटेमेसिस के भी आते हैं जो उल्टी करते हैं खून के, तो उसके बाद हम करते हैं गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एज़ोफेजियल वायरसेस हैं। क्यों है? अभी जांच लगाते हैं तो पता चलता है हाँ उसका हेपेटाइटिस सी हो रहा तो है। जैसे वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर आ जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो लिवर सिरोसिस हो जाते हैं, लिवर फेलियर हो जाते हैं, लिवर कैंसर भी हो जाता है, तो उसके बाद पता चलता है कि उसका जो प्राइमरी था वो हेपेटाइटिस सी था। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कुछ है आपको कुछ संकेत है, आपको डाउट है तो आप आए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जांच कराएं। कुछ कोई भी डाउट है तो आप उसे ढील ना दें, बिल्कुल, क्योंकि जब जैसे कहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर शुरुआत में आपको दवाई देंगे ये ठीक हो सकते हैं, ठीक नहीं होंगे लेकिन कंटेन हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो जैसे डॉक्टर जी आप बता रहे हो तो हम ये समझ सकते हैं कि हेपेटाइटिस को अगर हमने इग्नोर किया या बहुत लेट पता चला तो क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? जानलेवा है ज़्यादातर, क्योंकि जब लिवर सिरोसिस हो जाता है ना, सूजन पहले होता है, इन्फ्लेमेशन होता है जी। आप दवाई नहीं लेंगे तो ये वो जो सेल्स हैं लीवर में वो मर जाते हैं, तो लिवर सिरोसिस हो जाता है। लिवर सिरोसिस के बाद कुछ तो बदल जाते हैं, वो लिवर कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। तो डॉक्टर जी जब इन्फ्लेमेशन, मान लीजिए इन्फ्लेमेशन अगर आपको है तो क्या पेन फील होता है? मतलब मान लीजिए अगर किसी को लिवर पर सूजन आ गई है तो क्या पेन फील होता है इनिशियल स्टेज पर? पेन फील हो सकता है लेकिन ज़्यादातर लोगों में पेन नहीं होता। पेन तब फील होगा जब ये लीवर जो है वो बड़ा हो जाता है। अच्छा। तो लीवर हेपाटोमेगाली हो जाता है तब वो फील करेगा। लेकिन अगर लीवर हेपाटोमेगाली नहीं होगा तो उसमें फील नहीं होगा। अच्छा। कुछ होगा लेकिन वो गैस्ट्राइटिस बताएगा, वो बताएगा कि पेट में कुछ दर्द है, वो जाएगा डॉक्टर के पास, थोड़ा सा दवाई लेके ठीक हो जाएगा। पैरासीटामोल भी ले सकते हैं वो, लेकिन वो डॉक्टर को दिखाने के बाद आप लें। और डॉक्टर जी मान लीजिए अगर किसी को सूजन है, दैट इज इनिशियल स्टेज पर सूजन है और ये अभी बहुत एडवांस नहीं पहुंचा है या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हुआ है, तो क्या तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मिनिस्ट्री में बहुत सी दवाई है, हमने बहुत इफोर्ट किया है मिनिस्ट्री ने पहले से भी, लेकिन 2019 से एक कैसे कहते हैं, एक एसोसिएशन किया था एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, तो यहाँ में फ्री ऑफ चार्ज हेपेटाइटिस सी का जो मेडिकेशन है हमें मिला है। उसका 5000 डोज मिला था। लेकिन आपको बताए ये 2019 में हुआ था, अभी हम 2026 बता रहे हैं। हाँ। 5000 डोज मिला था। अभी स्टैटिस्टिक है तो सिर्फ 4000 लोग का
हेपेटाइटिस सी इराडिकेट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग हैं, हम बताते हैं आप आओ मेडिकेशन लो, वो आते हैं मेडिकेशन लेते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं तो जो हेल्दी नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर जी अभी थोड़ी देर पहले आप ये भी बता रहे थे कि माँ से भी ये ट्रांसमिट होता है बच्चे में, तो कैसे पता चले कि पहले तो जैसे आप बता रहे हो कि डिटेक्ट करना ही ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ। तो अगर माँ मान लीजिए प्रेगनेंसी से गुजर रही है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें पता चले कि माँ को हेपेटाइटिस हुआ है? में अभी हर जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो शुरुआत में जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हम जाते हैं एरिया हेल्थ सेंटर में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम हेपेटाइटिस प्रोफाइल कर देते हैं। अच्छा। तो हेपेटाइटिस प्रोफाइल करके देखते हैं हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, कुछ है, अगर कुछ है तो दवाई देने शुरू कर देते हैं। और ये जो है मैंने बताया था ये माँ से बच्चे तक फैलता है। अच्छा। तो अगर हेपेटाइटिस बी होगा तो अगर बच्चे जन्म लेता है तो 24 घंटे से के अंदर में उसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाना चाहिए। और कुछ बच्चों को हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना चाहिए। लेकिन दुख की बात ये है कि जो बच्चे हेपेटाइटिस बी माँ से जन्म लेते हैं उनका ये बीमारी चल सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है तो उन्हें भी दवाई लेना पड़ेगा। मतलब लाइफ लॉन्ग उनको मेडिकेशन लेना पड़ेगा। ये सिर्फ एक पिल है, वन पर डे, लेकिन उन्हें भी लेना पड़ेगा। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो नवजात शिशु यानी जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनको ये दवाई कैसे दी जाती है? वैक्सीन के द्वारा। और एक है इम्यूनोग्लोबुलिन जो इन्फ्यूजन लगाते हैं तो इंजेक्शन करते हैं। और जैसे मैंने बताया इसलिए हर गर्भवती माँ को ये जांच करना चाहिए हेपेटाइटिस है कि नहीं है। अगर है तो ये फैटलिटी नहीं है, अभी दवाई है, हम दे रहे हैं, आप दवाई लो, आप जांच करो, दवाई लो, ठीक हो जाएंगे, बच्चे के रिस्क कम हो जाएगा। डॉक्टर जी ऐसा भी क्या हो सकता है कि जो गर्भवती माँ है जब वो गर्भवती हो चुकी यानी अभी बच्चा पल रहा है और माँ को हेपेटाइटिस काफ़ी देर बाद हुआ यानी 9 महीने के अंदर हुआ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे को ना लगे लेकिन माँ को है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ओके। लेकिन इसीलिए जब बच्चे अगर बाद में हुआ तो कोई नहीं, तो बच्चे जब पैदा हुआ तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम कर देते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाते हैं और वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन मैंने बताया वो भी अगर ज़रूरत पड़ा तो वो लिवर फंक्शन टेस्ट पर डिपेंड करता है जो है, तो उन्हें भी दे देते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित हो जाएं। और क्या ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर जी कि जन्म के टाइम पर बच्चे को नहीं था पर कुछ समय के बाद नहीं था तो नहीं होगा बाद में नहीं, क्योंकि जो जांच करते हैं वो दिख जाते हैं उसमें है या नहीं है। तो जी हाँ, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और जैसे डॉक्टर ने बताया हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर समय पर उसका डिटेक्शन ना किया जाए, समय पर उसको दवाइयाँ ना मिले तो हो सकता है कि ये सीवियरिटी जो है वो धीरे धीरे करते हुए बढ़ती जाए। और ये भी हो सकता है कि ये एसिम्प्टोमेटिक यानी आपको उसके कोई लक्षण नज़र नहीं आते, अगर लक्षण नज़र आते भी हैं तो 5 या 10 साल के बाद, यानी वो जब तक वो बहुत ज़्यादा खतरे के जोन में चला जाता है तब आपको नज़र आता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऐसी बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है जहां पर आप अपने हेल्थ के चेकअप को जारी रख सके, जान सके, और अगर कहीं पर भी आपको ये लक्षण नज़र आते हैं तो अगर समय पर इसका जांच करके इसकी दवाइयां या इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाए तो हो सकता है कि ये बीच में ही इस बीमारी को हम रोक सकें। और जैसे 2030 तक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बीड़ा उठाया है कि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दें। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं कि हेपेटाइटिस कैसे होता है, हमें कहाँ ट्रीटमेंट करानी चाहिए, ये डायग्नोस कैसे किया जाता है, क्या इसका इलाज लाइफ लॉन्ग चलता है, क्या ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में इस वक्त आ रहे हैं और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर जानेंगे डॉक्टर गुलाब से कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, खासकर जब हेपेटाइटिस होना होता है तो किन किन लोगों को इसके चांसेस होने के ज़्यादा
या ज़्यादा चांसेस हैं? आइए जानते हैं डॉक्टर जी से। रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं कि असुरक्षित शारीरिक संबंध, संक्रमित सुई का इस्तेमाल करना, बिना जांच वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो पहले होते थे 1997 से पहले, टाटू लगाना जैसे मैंने बताया था, हेल्थ केयर वर्कर्स में निडल प्रिक इंजरी होना, और संक्रमित माँ से जन्म लेने वाले बच्चों पर ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है, किसी को जॉन्डिस यानी आँखों में पीलापन आ जाना, पीलिया जिसे हम कहते हैं, क्या ये हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है? ज़रूरी नहीं है कि अगर हर आदमी को जो जॉन्डिस से सफ़र कर रहे हैं उसको हेपेटाइटिस हो। उसका अच्छी तरह से जांच करना चाहिए। कुछ तो है कि ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाते हैं, जो गॉल स्टोन होते हैं, जो गॉल ब्लैडर का बीमारी होते हैं, कोलेसिस्टाइटिस, उनसे जॉन्डिस हो जाते हैं। जॉन्डिस का जो है उसके 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक हेपेटाइटिस सी होते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ लोगों को कि अगर आपको जॉन्डिस है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस सी हो, ये एक वजह हो सकता है। और जैसे आजकल देखा गया है सोसाइटी में फैटी लिवर, जैसे फैटी लिवर, ये शब्द अभी बहुत टाइम से हम सुनने में आ रहा है कि लोगों को फैटी लिवर हो रहा है। तो क्या डॉक्टर फैटी लिवर के कारण भी हेपेटाइटिस हो सकता है? फैटी लिवर के कारण हेपेटाइटिस हो सकता है, लेकिन जो है वो फैटी लिवर वो एक प्री डायबिटीज़ डिस्पोजिशन होता है, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है। वो अगर एक आदमी को मान लो फैटी लिवर है, उसको हेपेटाइटिस हो जाता है, तो ये बीमारी एक्सेलरेट हो जाता है। अच्छा, मतलब स्पीड अप हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं जो आदमी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको फैटी लिवर है, तो अगर उन्हें अनफॉर्चुनेटली ये हेपेटाइटिस हो जाता है या हेपेटाइटिस की बीमारी के लक्षण हैं, तो उन्हें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो दवाई लेना, अच्छी तरह से जांच करना, और हर जैसे उनके फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरिस्ट को दिखाना, ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। और डॉक्टर जी, जब हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? डायग्नोसिस जो होते हैं, हम बेसिक टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट जो करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, और खून के माध्यम से जांच करते हैं। और उसके एक है जो हेपेटाइटिस वायरस को डिटेक्ट करता है, उसे यूजुअली हेपेटाइटिस प्रोफाइल कहते हैं। लेकिन इसमें स्पेसिफिसिटी होता है, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस ए को जांच करते हैं, हेपेटाइटिस बी को जांच करते हैं, हेपेटाइटिस सी को अलग अलग तरह से जांच किया जाता है। ये सेंट्रल लैबोरेटरी में होता है, विक्टोरिया हॉस्पिटल में। और जो है अभी अगर आप सुबह को खून दें तो शाम तक पता चल सकता है। एक ही दिन के अंदर आपको पता चल जाता है, रिजल्ट आ जाता है। जैसे मैंने बताया था पहले, हम रैपिड टेस्ट भी कर रहे हैं मेथाडोन यूजर्स के लिए। और जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उन्हें हम जांच करते हैं प्रिजन वार्ड में, जहाँ पर डिटेंशन वार्ड में, वहाँ पर भी टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन ये कन्फर्मेटरी, ये रैपिड टेस्ट करें, अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट भी करना पड़ेगा, ताकि हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। तो डॉक्टर जी, मान लीजिए अगर किसी को पता चल गया, टेस्ट कर लिए, पता चल गया कि आपको हेपेटाइटिस है, तो किस डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए? उसको अभी मैं 5 हॉस्पिटल में ये सुविधा है। हेपेटाइटिस क्लिनिक अभी चल रहा है 5 हॉस्पिटल में। तो और जो कहते हैं, एक जो बुलुक्स हैं, जो और जो DCCI कहते हैं, उस जगह पर भी सेंटर है जहाँ पर दवाई देते हैं। तो लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पता चला तो अच्छा है, हमने डिटेक्ट किया, अभी ये हो गया, तो अभी दूसरा परन चल रहा है, तो उसको अभी दवाई लेना चाहिए। दवाई लोगे तो अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसका एक ही पिल होगा, तो ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। उसका अगर हेपेटाइटिस बी सी होगा तो उसका भी दवाई दे रहे हैं। उसका जो है अभी मैंने बताया, एक दवाई है जो
3 महीने तक लेना चाहिए, हर रोज़ एक दवाई, एक गोली 3 महीने के लिए, और ये 98% तक इराडिकेट हो जाता है। और कॉम्प्लिकेशन का जो है चांसेस कम हो जाते तो हैं। जैसे डॉक्टर जी आप बता रहे हो कि हेपेटाइटिस बी और सी कुछ खतरे के लेवल पर आते हैं। अगर मान लीजिए किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ है, हेपेटाइटिस तो ए और ई जो है वो ज़्यादातर सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। Okay. उनका ट्रीटमेंट होता है, दवाई देते हैं, वो ज़्यादातर 1 महीने 2 महीने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो हैं। उसकी दवाइयाँ फिर पूरे लाइफ लॉन्ग लेने की नहीं जरूरत लेना चाहिए। Okay. अगर ठीक हुआ तो हो जाता है। और मान लीजिए अगर किसी को हेपेटाइटिस ए हुआ था, ट्रीटमेंट हो चुकी है, ठीक हो चुका है, फ्यूचर में क्या उसे फिर से वो लगने के चांसेस रहते हैं? हाँ, अगर सुरक्षा बिल्कुल, ये जो सारी चीजें हैं नहीं लेगा तो हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि एक बार हुआ तो हो सकता है अवश्य। और जैसे आप बता रहे थे, तो क्या ये नॉर्मल जो जनरल डॉक्टर होते हैं वही उसे ट्रीट करते हैं या उसके कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर रहते हैं? ज़्यादातर फिजिशियन को दिखाना पड़ता है, जो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं। ओके, क्योंकि वो लोग उसकी क्योंकि जब दवाई देंगे तो उससे पहले उसका पूरा जांच करना चाहिए। उसका अल्ट्रासाउंड लीवर देखेंगे, उसका स्टेजिंग करेंगे, सिरोसिस है या क्या है, उसका जो फिब्रोस्कैन करना है अगर करेंगे, उसका जो है हेपेटाइटिस वायरल लोड देखना पड़ेगा। तो सब देख के फिर अच्छी तरह से शुरू करें, और उसको सब सलाह दे के उसको बताना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर दवाई लो, जो प्रिकॉशन। जो प्रिकॉशन। तो डॉक्टर जी मान लीजिए अगर कोई पर्सनली, जैसे मतलब कोई प्राइवेट लेबोरेटरी में जाकर जांच करवाते हैं, तो कौन कौन से उसमें टेस्ट जरूरी हो जाते हैं? जो टेस्ट करते हैं तो वो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है, वो एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी होते हैं, वो एंटी हेपेटाइटिस बी को एंटीबॉडी होते हैं, वो हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए करते हैं, वो हेपेटाइटिस बी का वायरल लोड भी करते हैं। और अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने कहा, अल्ट्रासाउंड लीवर का अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, और अगर ज़रूरत पड़ा तो फिब्रोस्कैन। आप बताएंगे, मैं बताऊंगा, क्योंकि एंटीजन क्या दिखाता है। एंटीजन दिखाता है अगर इन्फेक्शन हुआ, सरफेस एंटीबॉडी वो बताता है कि अगर वैक्सीनेशन किया या इम्यूनिटी है उस हेपेटाइटिस के लिए उसमें, यानी ये सारे टेस्ट में पता चल जाता है। तो है। डॉक्टर जी हम कैसे माने कि मतलब हेपेटाइटिस जिसे हुआ है, क्या ये आजीवन रहने वाली बीमारी है? अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी के लिए हाँ रहेगा। वो कंट्रोल हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन का रिस्क अगर आप दवाई अच्छी तरह से लें तो वो कम हो जाएगा। हेपेटाइटिस सी का है, वो अगर आप दवाई लेंगे 3 महीने के लिए, एक दवाई है जिसका नाम है एप्लूजा, अभी है मॉरिशस में, उसका डिफरेंट वेरिएंट आता है, लेकिन जो मेन है वही है। लेकिन अगर आप दवाई लेंगे अच्छी तरह से तो वो 98% तक इराडिकेट हो जाता है, और 100% श्योर है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान में रखनी है, और ख़ासकर जैसे हेपेटाइटिस सी है, और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि मॉरिशस में ये बीमारी पाई जाती है हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस सी जो है वो आजीवन रहने वाली एक ऐसी बीमारी है। पर इसका इलाज अगर आप समय से करवाएं तो बिल्कुल आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और बिल्कुल हेल्दी रहने के लिए आपकी ओर से ये जिम्मेदारी निभाना ये आपका कर्तव्य है। बिल्कुल आना है और आपको दवाइयाँ लेनी हैं, और जिस तरह से डॉक्टर गाइड करते हैं उस तरह से आपको उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। आज हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर बात कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं डॉक्टर जी से कि हेपेटाइटिस एक बार डायग्नोस हो चुका है, टेस्ट आ चुके हैं, तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? डॉक्टर जी इलाज की शुरुआत कैसे होती है? इलाज शुरू होते हैं तो पहले जैसे मैंने बताया तो जांच करते हैं, उसका सिविरिटी जान जाते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेशन हुआ। अगर कॉम्प्लिकेशन तो इस बेस पर दवाई देने शुरू करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी का जो इलाज है वो ज़्यादातर आसान है। अगर आपका लीवर फंक्शन ठीक है, आपका जो एको किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो आपका लीवर जो है वो स्वस्थ है, अभी तक पूरी तरह से डैमेज नहीं हुआ, तो आपको दवाई देंगे।
उसका दवाई का साइड इफ़ेक्ट थोड़ा प्रैक्टिकली बहुत कम है, तो उसका दवाई आप ज़रूर लेंगे, हर रोज़ लेंगे। तो एक बात है कि वो हेपेटाइटिस बी जो है वो क्रॉनिक हो जाता है, तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। लेकिन वो दवाई एक सिंपल दवाई, जैसे अब आम लोग अभी मॉरिशस में ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट है, वो एक हर रोज़ पीते हैं ना, तो इनको भी एक दवाई लेंगे तो वो हर रोज़ करेंगे। साल में 2 बार या 3 बार उसे हॉस्पिटल में बुलाएंगे, टेस्ट कराएंगे, देखेंगे कि कैसा चल रहा है। रूटीन जो है वो अपॉइंटमेंट होगा, वो जब जाएगा तो फिजिशियन के पास जाएगा, वो फिजिशियन देखेगा कि कैसा चल रहा है, प्रगति हो रही है, कैसा चल रहा है, उसका जो लीवर फंक्शन है टेस्ट है वो अच्छा है, कुछ नहीं है। साल भर में या 2 साल में एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, जैसे पेशेंट का जो बीमारी का लेवल है तो देखेंगे कैसा चल रहा है। तो और हेपेटाइटिस सी का जो है वो अभी अगर आप 3 महीने तक दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। उसका जो है हेपेटाइटिस सी वायरल लोड देखेंगे, जांच करने के समय, दवाई शुरू करने के समय से पहले लेंगे, और उसके बाद जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद एक और जांच करेंगे, देखेंगे कि वायरल लोड कितना है, वो कम हो जाता है और जो वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो डॉक्टर जी, क्या ये बीमारी छूने से या फिर हाथ लगाने से फैलती है? नहीं, ये बीमारी छूने से, साथ बैठने से, साथ खाने से नहीं फैलती। क्योंकि कई बार ये एक टैबू बन जाता है कि किसी को अगर मान लीजिए परिवार में ये बीमारी हुई है तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब एक जैसे टेंशन वाली एक सिचुएशन बन जाती है। नहीं, ये सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि असुरक्षित शारीरिक संबंध न बनाएं, और अगर उसको गलती से कुछ चोट लगे, उसका खून जा रहा है तो उसको बंद करके उसका डिस्पोज करना उसका, और असुरक्षित जैसे मैंने बताया संक्रमित खून, संक्रमित सुई से उसका रेजर शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर उसको चोट पहुंचाए तो वो फैल सकता है। और डॉक्टर जी, जब हम बात करते हैं तो जैसे अल्कोहल लेना, जो लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, जो सिगरेट लेते हैं, स्मोक करते हैं, क्या उनके लिए रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं? हाँ, रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हो, अगर एक आदमी अल्कोहल ले रहा है तो उसका लीवर जो है उसका सूजन चल रहा है, और सुपर इम्पोज अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो ये एक्सेलरेट हो जाता है, तो ये ठीक नहीं। और आप जानते हो स्मोकिंग भी कितने जैसे कॉम्प्लिकेशंस, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं जी। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन को ज़्यादा जल्दी बिल्कुल। तो डॉक्टर जी, यहाँ पर जब हम फैमिली वालों का बात करते हैं, फैमिली के सपोर्ट की बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस हुआ है तो फैमिली का क्या रोल है? फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। पर परिवार का सहयोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। मरीज को हौसला देना, दवा समय पर लेना, उनको फॉलो अप के लिए एनकरेज करना, और ज़रूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों को वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए। तो ये जो है उनको ताबू नहीं करना चाहिए, तो उनका हेल्प करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए कि जाओ, मेडिकेशन हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, तुम जाओ। और ऐसा है कि उनको फिर से पीड़ित जैसे कहते हैं री-इन्फेक्शन ना होने के चांसेस हो, इसीलिए जैसे एक आदमी उन्होंने 3 महीने तक हेपेटाइटिस सी का जो दवाई लिया, ठीक हो गया, तो और अभी वो बोलेगा मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं फिर अगर वो फिर से जाएगा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए यानी उनको एक फॉलो अप करते रहना बहुत ज़रूरी है, और इसमें परिवार को एनकरेज करना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। तो ये लेकिन मैंने बताया तो हर रोज़ देखना चाहिए कि उन्होंने मेडिकेशन लिया कि नहीं लिया। अगर कुछ है उसको कमज़ोरी हो रहा है, पुआ पेटाइट हो रहा है, देखना चाहिए, उसको हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो बीमारी बढ़ रहा है
है, स्टेज चेंज करना है, उसका कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो देखना चाहिए। बिल्कुल तो ये जैसे अगर परिवार के लोगों का हेल्प होगा तो बिल्कुल। और डॉक्टर जी इसमें डाइट एक्सरसाइजिंग का क्या रोल है? डाइट और एक्सरसाइजिंग होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर वो उसका लीवर जो है वो इन्फ्लेम्ड है तो उसका जो है जितने जैसे आपने बताया था पहले फैटी लिवर हो जाता है। अगर वो फैटी लिवर कैसे होता है? जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो बहुत सेडेंटरी लाइफ जो करते हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज कर आपको हेपेटाइटिस होता है तो पहले से ही वहाँ लिवर सूजन होता है, तो उसके फैटी लिवर अगर होगा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए अच्छी से खाना खाना, एक्सरसाइज करना, शराब और सिगरेट से दूर रहना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो डॉक्टर जी हम ऑलमोस्ट आज के इस प्रोग्राम के एंड तक आ गए हैं, तो हमें लास्ट में हम ज़रूर जानना चाहेंगे किन किन बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? मेरे मैसेज है कि हेपेटाइटिस से डरना नहीं चाहिए। अभी मॉरिशस में अच्छी तरह से जांच हो रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, सब हैं, तो आप डरिए मत, आप आ जाएं। आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं, पाथ सेंटर है, आप लोकल एरिया हेल्थ सेंटर में भी जा सकते हैं अगर कुछ है तो वो आपको गाइड कर देंगे, बताएंगे कि क्या है। अगर आपको ये बीमारी का अगर आपको डाउट है, आपको ब्रेक लगा, आपने जैसे इन्फेक्टेड सुई का इस्तेमाल किया तो टाटू बनाया पहले, आपको डाउट है क्या था कैसा था, तो आप आए, आप आ जाएं, हम टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट सब हॉस्पिटल में फ्री ऑफ चार्ज होता है और ट्रीटमेंट भी फ्री है, तो फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर मान लीजिए अगर आपने टैटू किया है या आपको कहीं पर भी ऐसा डाउट हो रहा है और ये प्रोग्राम सुनने के बाद आपको लगता है कि एक अगर टेस्ट करवाया जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है, और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि ये निःशुल्क है, हर हॉस्पिटल में, हर एरिया हेल्थ सेंटर में बिल्कुल आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो देर ना करें, क्योंकि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में जहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साथ जुड़ा है और ख़ासकर हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बहुत काम कर रहा है, और बस उन्होंने प्रण लिया है कि 2030 तक अगर इसे इरेडिकेट किया जा सकता है तो क्यों ना हो। बस हमें कुछ जिम्मेदारी निभानी है और अपनी ओर से हम अगर इसमें अपना सहयोग देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो जी हाँ, आज का प्रोग्राम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पर आधारित रहा। हमारे साथ जुड़े डॉक्टर त्रिलोक गुलाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी। और बिल्कुल इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में सहयोग मिला हमें। तकनीक पर हमारे साथ बने रहे, तकनीक पर थे कादेया, हमारे साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट रही उरुसा और प्रोड्यूसर रही रत्नमाला मंगरू जी। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी दर्शकों ने, श्रोताओं ने साथ दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। एक पुनः उपस्थित होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को। आज की चर्चा।